नमस्कार। लोक मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। उत्तराखंड की देवभूमि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं देश के तमाम राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना अपने पांव पसार रहा है, जिसके चलते अब महाकुंभ पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। वहीं महाकुंभ की तैयारियों और व्यवस्थाओं को देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि कोरोना को रोकने के कोई खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वहीं शासन और प्रशासन की तरफ से कोरोना को लेकर कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु या बाहरी प्रदेश का कोई व्यक्ति यहां पहुंचता है तो उसे RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। दरअसल प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना कुंभ में एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में पहुंचे बड़ी तादाद में अलग अलग अखाड़ों के संत भी इस बार कुंभ की व्यवस्थाओं से खुश नजर नहीं आ रहे। दरअसल सन्यासी अखाड़े के साथ साथ अब बैरागी अखाड़े के संत भी भारी तादाद में पहुंच रहे हैं, लेकिन संतों के लिए जिन जगहों की व्यवस्था की गई है वहां पर बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, और ये सब कुछ हो रहा है प्रशासनिक अव्यवस्था की वजह से। लिहाजा इस बार महाकुंभ में हालात ऑल इज नॉट वेल दिखाई दे रहे हैं, और यह संतों की नाराजगी सरकार को भारी भी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर सही ढंग से कोरोना प्रोटोकॉल का इंतजाम नहीं हुआ, फॉलो नहीं हुआ, तो कोरोना भी अपने पांव पसार सकता है। तो क्या है व्यवस्था और इस व्यवस्था के बीच में कैसे होगा काम, इस पर हम बात करेंगे, और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ दयाराम भाटी जी हैं, डॉक्टर मधु हैं और राजेंद्र चौधरी जी हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है लोकमंच में। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर मधु जी से। मधु जी, क्या लग रहा है जो हरिद्वार में, मधु जी आवाज़ पहुँच रही है हमारी? हरिद्वार में जिस तरीके से कुंभ का आयोजन हो रहा है और जिस तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर संत समाज नाराज है, कोरोना की भी बात करेंगे, लेकिन संत समाज की जो नाराजगी है वो क्या बताती है? क्या व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी या बगैर तैयारी के कुंभ का आगाज हो गया? बगैर तैयारी के कुंभ का आयोजन हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक है व्यवस्थाओं पे भी उत्तराखंड सरकार का फोकस रहा है कि व्यवस्था दुरुस्त की जाए, और काफी हद तक व्यवस्थाएं दुरुस्त भी की गई है। लेकिन हो सकता है किसी अखाड़े के संत जी की कोई नाराजगी रही हो, लेकिन व्यवस्थाओं पे बहुत समय से, 1-2 साल से कार्य चल रहा है कि संतों को कोई भी परेशानी ना हो, और व्यवस्थाएं काफी हद तक दुरुस्त भी की गई है। नहीं, हमारे पास तो लगातार खबरें आ रही हैं। पहले किन्नर अखाड़ा नाराज था, वैरागी संत समाज नाराज हैं, और कल भी हमारे पास खबर थी कि पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, शौचालय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कुंभ एक तो कम समय के लिए, 30 दिनों के लिए, उसके बावजूद अगर व्यवस्था नहीं है तो कैसे चलेगा? अखाड़ा पहली बार यहाँ पे आया है, शायद उसे कोई नाराजगी, उसे जगह की नाराजगी रही है किन्नर अखाड़े को, लेकिन उसकी व्यवस्था भी की गई थी, उन्हें जगह भी दी गई है। नहीं, जगह मिलने की भी नाराजगी थी, और जब जगह मिली तो उस जगह पे बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में कोई वहां पर कैसे रह सकता है? देखिए, ये है कि ये व्यवस्था किन्नर अखाड़े के लिए हो सकता है, ये जानकारी बहुत पहले ना हो, इतनी व्यवस्था इसकी ना हो, क्योंकि एक जगह जो उनके मांगने के बाद दी गई है जगह, तो उससे संभव नहीं था कि सारी व्यवस्था एकदम से दुरुस्त की जाए। काफी हद तक व्यवस्था सुधारी गई है, लेकिन परफेक्ट नहीं कह सकते कि परफेक्ट हो पाई। तो इसकी वजह क्या माना जाए? या तो तैयारी हुई नहीं और शुरुआत हो गई, या फिर कुछ और अव्यवस्था है, या कोऑर्डिनेशन का अभाव है, या कुछ ऐसी वजह है जो डिस्क्लोज नहीं कर सकते सरकार की तरफ से? सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करती है, ऐसी बात तो नहीं है कि मतलब जानबूझ के ऐसा किया गया हो, लेकिन बहुत बड़ा आयोजन होता है, उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत कमी रही हो। राजन जी, क्या लगता है, अगर कुंभ आयोजन हो रहा है और वहां पर व्यवस्थाएं पूरी नहीं हैं, तो फिर इस आयोजन का मतलब क्या है? नमस्कार राकेश जी, दरअसल ये कुंभ का जो आयोजन इस बार हुआ है,
इसमें इतनी बड़ी लापरवाही शुरू से ही रही। पहले इनका ये था कि इसे टेक्निकल, चूंकि कोरोना काल था तो टेक्निकल आधार पर ये इसे करना चाह रहे थे। तो इसका जो विस्तार था, जैसे हमारे जो ये अखाड़े हैं, हमारे जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं, क्योंकि मैंने 2-3 बार कुंभ में मेडिकल कैंप लगाया है और मैं बहुत अंदर तक जुड़ा रहा, मुझे जानकारी है वहाँ कितनी जगह होती थी, रोशनियां होती थी, लाइटिंग होती थी, प्रॉपर सैनिटेशन होता था और सीवरेज की व्यवस्था होती थी, टॉयलेट्स के होते थे, सुरक्षा होती थी। इस बार इन्होंने पहले तो कहा हम भव्य करेंगे, फिर इन्होंने इसे जो है छोटा करने के लिए कहा। अब जब लोगों के अंदर इन्हें नाराजगी दिखाई दी, क्योंकि जैसे बंगाल में भीड़ कर रहे हैं, आसाम में भीड़ कर रहे हैं, तो कुछ हिंदू मानसिकता के लोग और हमारे जो संत महात्मा हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति की। जब आपत्ति की तो इन्हें लगा भाई ये तो हमारे से गलती होगी, तो इसे भव्य रूप से किया जाए। अब इतने शॉर्ट पीरियड में, ये लगभग 8 दिन पहले तीरथ सिंह रावत जी ने निर्णय लिया कि हम इसे बड़े रूप में आयोजन करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने कमिश्नर गढ़वाल जो हैं, उन्हें हरिद्वार में ही कैंप कराया। लेकिन आज एक चीज देखिए, कुंभ की तैयारी के लिए 2 साल से 3 साल का समय अमूमन सरकारें लेती आई हैं, प्रशासन लेता है। अब ये 8 दिन में कैसे उसे करेंगे, उसकी मैं वही बात मैं मधु जी से कर रहा था। मधु जी भले ही इस बात को हाथों में ले रही हैं, लेकिन ये जो अव्यवस्था है, कुंभ को लेकर तैयारियों का ना होना है, सरकार जो बदली है उसकी एक वजह शायद अव्यवस्थाओं का भी है। मधु जी जी देखिए, सरकार बदलने से कुंभ के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। ये सच्चाई है कि कोविड काल को देखते हुए पहले ये था कि सिर्फ शाही स्नान ही कराए जाएंगे और भीड़ को रोका जाएगा, लेकिन कुछ केस कम हुए, ये लगा कि शायद केस काफी कम है। उसके बाद ये हुआ कि चलो इसकी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, टेस्ट ना हो और जनता जितना चाहे, क्योंकि देखो धार्मिक भावनाएं भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। 12 साल तक लोग इंतजार करते हैं कुंभ का। उन धार्मिक भावनाओं को देखते हुए हमारे सीएम साहब ने ये कहा कि केस भी कम है, चलो रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, टेस्टिंग की जरूरत नहीं। वोट को ध्यान में रखिए। राजन जी एक सवाल पहले मैं मधु जी से ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं, फिर दयाराम जी के पास भी जाना है। मधु जी, जो धार्मिक भावनाओं की बात करते हैं, लेकिन इस पर कोरोना की वजह से आपने 30 दिन का सिर्फ कर दिया, जो उसकी अवधि थी कम कर दी गई, लेकिन कोरोना का असर बंगाल में चुनाव प्रचार पे नहीं पड़ रहा। वहां बीजेपी के किसी नेता को कोई परेशानी नहीं हो रही। यहां पर जब धार्मिक भावनाओं की आप एक तरफ बात करती हैं और एक तरफ 30 दिनों का कर दिया गया, तो इसका कोई ये दोहरा मापदंड है क्या? नहीं, देखिए बंगाल में क्या है क्या नहीं ये स्थिति तो नहीं है मैं बता सकती, ये तो डॉक्टर बताएंगे कि वहाँ कोरोना कम क्यों है और उत्तराखंड में या गुजरात में ज्यादा क्यों है। ये मतलब बंगाल में कोरोना नहीं है और उत्तराखंड में कोरोना है। मधु जी नहीं, ये चीजों के ये कौन स्पष्टीकरण देगा कहाँ ज्यादा है कहाँ नहीं। हम तो अपने उत्तराखंड की बात नहीं, ये तो सुविधा के अनुसार है ना मधु जी, ये तो सुविधा के अनुसार है। सुविधा आपको वहां सुविधा है, प्रचार करना है तो वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं है कोरोना का, यहां पर कोरोना का प्रोटोकॉल है। नहीं, ऐसा नहीं देखा। प्रोटोकॉल की बात यह है कि कोरोना कम हुआ था तो मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग के लिए छूट दे दी थी। टेस्टिंग के लिए छूट दी या नहीं दी कि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद केसेस जैसे बढ़े तो उसके बाद जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन उसके हिसाब से करना शुरू किया। नहीं तो परिस्थितियों के ऊपर भी कुछ होता है कि परिस्थितियां जैसी होंगी वैसा करना पड़ेगा। राजन जी, मधु जी का क्या जवाब है आपके पास? मैं मधु जी की बात से सहमत नहीं। केंद्र की गाइडलाइंस फॉर वन नेशन है, पूरे देश के लिए एक गाइडलाइंस है। वही गाइडलाइंस हरिद्वार के लिए है, वही गाइडलाइंस कलकत्ता के लिए है, इसलिए इनकी इस बात में दम नहीं है। ये जो है सिर्फ वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं और संतों की नाराजगी को दबाने के लिए कर रहे हैं। इन्हें आप देखिए 8 दिन के स्पैन में ये कोरोना को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे बॉर्डर पे टेस्टिंग करेंगे, कैसे चेकिंग करेंगे, कैसे जो है ये 2 गज की दूरी को कायम करेंगे। जब इन्होंने करोड़ों लोगों को कॉल दे दी तो इन्होंने लोगों के साथ साथ कोरोना का भी कॉल कर दिया कि कोरोना कम टू उत्तराखंड, कोरोना हरिद्वार आओ। ये सब ये इनकी राजनीतिक ढकोसलेबाजी है। दयाराम जी,
राजन जी एक बार दयाराम जी से रिएक्शन ले लें। दयाराम जी, बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। एक तरफ एक बार सरकार कहती है कि आपको कोविड टेस्ट करा कर आना है, सरकार बदलती है तो कहा जाता है उसकी जरूरत नहीं है, पहले बोला जाता है कि कम लोग आए, फिर बोला जाता है कि सब लोग आ जाएं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा हो रहा है, कैसे चलेगा ये? जी राकेश जी नमस्कार जी। ये देखिए, कोरोना एक महामारी है और इससे बचाव जरूरी है। सरकार का ये शुरू से चलता है, लेकिन चाहे तो वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीजेपी की सरकार रही, आपके पास में 3 मुख्यमंत्री हैं कि जो तीनों ही कोरोना पॉजिटिव हैं आज तक। अभी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। आपके तीसरे जो आए हैं तीरथ सिंह रावत जी, ये आपके कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ये बातें सिर्फ कहने के लिए हैं कि मास्क और 2 गज दूरी, 2 गज दूरी नहीं, 2 फुट की दूरी भी नहीं मिलेगी आपको। तो लेकिन दयाराम जी, कोरोना तो एक पहलू है, कोरोना तो एक पहलू है जो महाकुंभ में जिस तरीके से इंतजाम पूरे नहीं हैं, उसको लेकर संत समाज में नाराजगी है, उसके लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, इंतजाम तो पूरे नहीं है, लोगों को बाहर से आने से जरूर रोका जा रहा है, लेकिन जो उत्तराखंड की अंदर की वो है स्थिति, वो ठीक नहीं है। हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं, क्योंकि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो सेंट्रल की गाइडलाइन थी उनको लागू किया था, और उसके बाद में तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री आए, सरकार जैसे ही चेंज हुई तो उन्होंने उस समय ढील दे दी, बोले नहीं कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है और कोई भी आ सकता है। दैट मीन्स उत्तराखंड आओ, कोरोना साथ में ले आओ। यही मैं इसी कंफ्यूजन की बात कर रहा था। राजन जी, मधु जी ये बात भले ही ना माने कि जो अव्यवस्था फैली, जिस तरीके से कुंभ का आयोजन हुआ या जिस तरीके से चमोली के इलाके में लाठीचार्ज हुआ सड़क निर्माण को लेकर, उस पर सरकार बदली है, चाहे इस बात को वो माने या ना माने, एक पहलू वो भी है। इस बार जो सरकार चुनाव के सामने चुनाव है, उसको लेकर सरकार क्या करेगी, क्या रणनीति रहेगी? सरकार में सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने से काम चल जाएगा क्या? राकेश जी, कुंभ का आयोजन सरकार का मसला नहीं है, ये प्रशासनिक मैनेजमेंट का मसला है। जब 24 महीने में आप कुंभ की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सके तो इनके पास कौन सी जादू की पुड़िया है कि इसे विदिन 15 डेज कर। नंबर 1। नंबर 2, सरकार जो बदली है, मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था, ये सरकार इसलिए बदली कि जब इन्होंने सर्वे किया, सर्वे में इनकी बिलो 20 सीट्स आई, तो इन्हें दिखाई दिया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने कुछ किया नहीं। हमारे यहाँ जो है गन्ना किसान बहुत नाराज है, ऊपर पहाड़ में बहुत पलायन हुआ। अब चूंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है कुंभ, और भाजपा की खुराक है हिंदुत्व, और हिंदुत्व के सबसे बड़े अलंबरदार जो है वो हमारा संत समाज है, और संत समाज की नाराजगी को देख के भाजपा डर गई कि संत समाज इनके खिलाफ कुछ ऐसा मामला ना खड़ा कर दे कि इन्हें आसाम में और बंगाल में, क्योंकि वहां भी इनका ये भाजपा जो है राकेश जी, ये काम के आधार पर वोट नहीं मांगती। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे, कहीं हिंदू सिख के नाम पे, कहीं ये हिंदू क्रिश्चियन के नाम पे, ये बताओ। अब ये क्या नाम जो है, ये कुंभ में बिना तैयारी के लोगों को बुलाएंगे, ना तो वहाँ इनके लिए सैनिटेशन की व्यवस्था है, ना टॉयलेट्स हैं, ना प्रॉपर सफाई है। मधु जी से बिल्कुल व्यवस्था नहीं, मधु जी क्या लग रहा है, आवंटन नहीं किया। क्या आप सरकार की तैयारियों पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हैं या बचना चाहती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि तैयारियां पूरी थी? क्या कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा सकता है जिस तरीके से भीड़ वहां पर है? कहना चाहूंगी, जैसे चौधरी साहब ने अभी कहा, ये हिंदुत्व के नाम पे भाजपा वोट मांगती है, काम के नाम पर नहीं मांगती। मैं ये समझती हूँ कि चौधरी साहब, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में हो या केंद्र में हो, उसने कितने काम किए हैं? ऐसा नहीं, ये काम को सलाम है, इस बात को तो आप स्वीकार करें। अरे इतने आज पूरे देश में अब सड़कों, लेकिन कुछ जो नाकामी ये बात भाटी जी एक मिनट शांत हो जाइए, राजन जी को जवाब देने दीजिए। भाटी साहब एक मिनट शांत हो जाइएगा। सिलेंडर की कीमत भी देख लो, 8.5। भाटी साहब एक मिनट शांत हो जाइए, राजन जी जवाब दे दीजिए डॉक्टर मधु का।
राजन जी, सिलेंडर 850 का, 900 का मनमोहन कांग्रेस के राज में भी हुआ है एक समय में, ऐसा नहीं है। मनमोहन कांग्रेस के राज में $132 पर बैरल था और $65 पर यूनिट गैस थी। आज गैस की कॉस्ट जो है वो $5 से कम है। आप एक बात देखिए, आपने सिलेंडर देख लिया, पेट्रोल देख लिया, मैं मानती हूँ कि ये महंगे हुए हैं, लेकिन देश दाल में जो महंगी होगी। अरे आप तो जो है गन्ना समिति, उसकी मंडी समिति की चेयरमैन है, आप देखो ना आपके यहाँ जो है दालें कितनी महंगी होगी। आपके यहाँ जो है किसान का धान जो है वो 1/4 दाम पे और चावल जो है 4 गुना दाम पे होगा। बासमती चावल आज 80 रुपए किलो से कम नहीं है होलसेल में, और किसान का धान जो है वो 18 रुपए में नहीं बिका, वो 1000-1200 में लुट गया। व्यवस्था कहीं नहीं है। आप काम के आधार पर आप वोट ही नहीं मांग सकते। 1860 रुपए कीमत धान की रखी। आप अभी बटला हाउस में वोट मांगेंगे, आप अभी उसके बाद जो है किसी और चीज पे वोट मांग लेंगे। आपने अभी पूरे सिख समाज को उग्रवादी घोषित कर दिया। 100 दिन से ज्यादा घोषित नहीं किया। सिख समाज अगर खालिस्तान जिंदाबाद कल 120 दिन हो जाएंगे किसानों को। आपकी सरकार किसान के द्वार नहीं जा रही, आपकी सरकार किसान के द्वार नहीं जा रही 25 किलोमीटर पे, और आप 3000-4000 किलोमीटर दूर से लोगों को कोरोना लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं हरिद्वार में। ये आप एक समझदार व्यक्ति, आप एक बार सरकार ने बार बार ये कहा कि आके बात करो, किसान भाई क्यों नहीं करने को तैयार? बात 11 दौर की बात हो चुकी, 11 दौर की बात हो चुकी मैडम, 11 बार की बात हुई है ना, लेकिन एक हठधर्मी दिखाना, मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसानों में मधु जी, ये हठधर्मिता क्या सिर्फ एक तरफ से है? क्या सरकार राजी है बात करने के लिए? 11वें राउंड में अगर बातचीत खत्म हो गई, 11वें दौर में दोनों पक्षों की बातचीत हुई ना, इस मोदी सरकार नहीं, आप वन साइडेड कैसे हो सकता है? 11 बार सरकार ने बुलाया, 11 बार किसान गए, बातचीत हुई, उसके बाद बातचीत बंद हो गई, रास्ता क्या निकलेगा ये तो बताइए। हाँ, मैं उन्हीं किसान भाई, देखो कुछ लोग वो पता नहीं उनकी क्या सोच रहती होगी। एक बात आप बताइए, 11 बार की वार्ता हुई है और उन्होंने हर संशोधन करने को अरे आप कुंभ पे बताओ ना, आपके कौन से एक्सपर्ट ने कहा कि आप इसे बड़ा करके जो है आयोजित कीजिए? भव्य आयोजन के लिए आपसे कौन से एक्सपर्ट ने कहा? क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आपसे कहा? क्या जो कोरोना कंट्रोलिंग अथॉरिटी है सेंटर की, क्या उसने कहा? क्या स्टेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा? आप जिस तरह से कुंभ का आयोजन कर रहे हैं ना मनमर्जी से, ऐसे ही आप किसानों के साथ भी मनमर्जी कर रहे हैं। राकेश जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत के जाने का एक ही कारण था कि उन्होंने मंत्रिमंडल के सहयोगियों तक को विश्वास में नहीं लिया, और नरेंद्र मोदी भी किसी मंत्री से किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं करते। जो इनके रात को इनके 8 बजे जो है देवी रूप में जो है कोई बात आती है और सुबह कोई जो है इम्प्लीमेंट। चलिए ठीक है, दयाराम जी, आप मधु जी की बात सुन रहे हैं, ये सत्ता पक्ष की तरफ से हैं। दयाराम जी, क्या लग रहा है आपको? सरकार चली गई, जो अब सीएम आए हैं 1 से 1.5 साल के लिए आए हैं, उनके पास करने के लिए क्या है? देखिए, सरकार की तो कदम कदम पे नाकामयाबी है। क्यों? देखिए, ये कुंभ का है, स्कूल का है, स्कूल फीस, अब ये सिलेंडर की बात कर रहे थे, कांग्रेस का बीजेपी पर, बीजेपी का कांग्रेस पर, ये दोनों का वो चलता रहता है। अरे इसमें कांग्रेस बीजेपी की क्या बात है भाई? आप भाटी जी, आप क्या बात कह रहे हैं? जिस समय $125 पर बैरल था, उसका लगा रेट, तो आप आज $50 पर बैरल को क्लेम करें? यार कमाल है आपका। आपका कौन सा स्टैटिस्टिक्स है? एक मिनट भाटी जी को बोल लेने दीजिए। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, मेरी बात सुनिए, राजेंद्र जी पहले बोल तो लेने दीजिए, जवाब ले लिया जाएगा, पहले बोलने दीजिए। मेरी बात सुनिए, देखिए आज अभिभावकों के पास में फीस के लिए पैसे नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बंद कर दी गई है। स्कूल बच्चों को बाहर निकाल दे रहे हैं, एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, और गवर्नमेंट फिर भी अभी परसों इन्होंने जो आदेश निकाला है कि फीस जो पूरी नहीं जाएगी, तो ये तो गवर्नमेंट की नाकामियां हैं। हम कह रहे हैं भाई, बच्चों की फीस जब तक कम की जाए, बच्चों से 50% फीस ली जाए, तब तक इन जो व्यवस्था सुधर नहीं जाती है। कोरोना में लोगों के लिए खाने के लिए
अनाज नहीं है, पैसे नहीं है, नौकरी चली गई, कंपनियां बंद हो गई, सारे कुछ हो गए, लेकिन उसके बाद भी फीस गवर्नमेंट सुन नहीं रही है बिल्कुल भी। आप एक बार बताइए, फीस बच्चों से फीस ली जा रही है, ऐसे टीचर्स को भी तो फीस तनख्वाह पूरी दी जा रही है। नहीं मैम, टीचरों को तनख्वाह कहाँ दी जा रही है? 3-3 महीने ऐसे स्कूलों में आपको प्रूफ दे सकता हूँ, 3 महीने में। राकेश जी, आज का मुद्दा कुंभ का आयोजन है। कुंभ के आयोजन में सरकार की तैयारी बिल्कुल जीरो है जी, बिल्कुल। और ऐसा कोई इनके पास साधन बिल्कुल राजेंद्र जी, कुंभ है, कोरोना का मुद्दा है, लेकिन जब सरकार की बात आएगी तो सरकार की नाकामियों की बात भी आएगी, चाहे वो कोई सा भी मुद्दा हो। सरकार के पास तो नाकामियों का पूरा ट्रक लोड है। इसके पास काम क्या किया इसने सरकार ने? मैं मधु हमारी बहन है, तो वो मधु जी बता रही हैं, आप सुन लीजिए। मधु जी, ये सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने क्या काम किया है, कुछ गिना दीजिए मधु जी। क्या उत्तराखंड सरकार ने काम नहीं किए? इनका कहना ये कि काम नहीं किए, तो वही बता तो दीजिए। आप 5 काम गिनवा दो। और अब क्या आपके क्षेत्र के गन्ना किसानों का पेमेंट हो गया? क्या आपके क्षेत्र में सर्वाधिक पिछड़ी जातियां हैं, क्या उनके आरक्षण को बढ़ाया गया? जिस क्षेत्र से आप आती हैं, क्या वहां अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की जगह मूल निवास प्रमाण पत्र मिलने लगा? आपके क्षेत्र से कितने बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिली? हर नौकरी नहीं मिली ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन कितना गन्ना किसानों को पेमेंट मिल गया? मधु जी एक मिनट, राजेंद्र जी मधु जी को बोल लेने दीजिए कि वो खुद बता सकती हैं कि क्या काम सरकार ने किए हैं। 2-4 पॉइंट्स तो बता ही सकती हैं मधु जी। देखिए, सरकार ने काम सड़कों का कितना काम किया है, 45 पुलों के लिए भी उन्होंने काम किया है, वित्त पोषित योजनाओं के तहत किया है। और जहां तक मैं ये समझती हूँ कि अपना उद्योग करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए ब्याज बिना ब्याज मधु जी उत्तराखंड के बात को लेकर चल रहे हैं हिंदुस्तान का? उत्तराखंड की सड़कों को गिनवाएंगे या बाकी देश का? उत्तराखंड आपके मंडी क्षेत्र में सड़क है, उत्तराखंड में कौन सी ढंडेरा से लखनऊ, आपके पड़ोस में देखिए, ये आपका रुड़की क्षेत्र, रुड़की क्षेत्र में कौन सी सड़क बनी आपने बता दीजिए अभी आपके 4 साल में रुड़की क्षेत्र में। अरे दयाराम जी बताने तो दीजिए, आप बीच में रोक दे रहे हैं। दयाराम जी बताने तो दीजिए। नहीं, सड़कों मधु जी बताइए। मैं पूछ रहा हूँ। अरे बता रही हैं दयाराम जी, सुन तो लीजिए, वो बता रही हैं, आप सुन तो लीजिए। मधु जी बताइए। अभी हरिद्वार बाईपास बना है, भगवानपुर का बाईपास बना है, और जहाँ तक जो मेरा क्षेत्र है इधर देवबंद रोड ये बनी है, जबरेगा में रेलवे लाइन बनी है। काम क्यों नहीं भैया? काम तो बहुत हो रहे हैं, और क्या चाहिए आपके गन्ने किसानों का पेमेंट हो गया? क्या हाईवे पे लोग निकलने का रास्ता नहीं है लोगों के पास, उसका पेमेंट हो रहा है। देखिए राजेंद्र जी, आपने बोला सरकार ने कोई काम नहीं किया है, मधु जी ने वो बताया जो सरकार ने किया है, आपको सिर्फ वही याद है जो सरकार ने नहीं किया। अब इसमें मधु जी की कोई गलती नहीं है। सर मैं इनकी गलती नहीं बता रहा जी। देखिए, सरकार ने काम किया है, लेकिन व्यवस्था जो है वो सही तो नहीं है। जब हाईवे तक तो आप जब पहुंचेंगे, जब आपके पास घर से निकलने का घर के आगे तो गड्ढे। देखिए बीजेपी के जो कोई भी प्रवक्ता या नेता महंगाई और बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, ये आप जान लीजिए। उसके बाद आप बाकी बात कर लीजिए विकास की। राकेश जी, जैसे ही आप हाईवे तक चढ़ गए तो एकदम टोल बैरियर आपका स्वागत करेगा, हाथ जोड़ के आइए, 100 रुपए दीजिए। जब आप एक बात सुनिए, सरकार सड़कें बना रही है तो टोल भी बैठता है। नहीं, तो सरकार टैक्स भी तो ले रही है मधु जी, सरकार इनकम टैक्स लेती है, रोड टैक्स लेती है सरकार। जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम है वो सड़क बनाई जा रही है, मधु जी कोई नहीं बनाई जा रही है। मधु जी, मैं आपके माध्यम से एक मांग करूंगा, क्योंकि कुंभ जो है हिंदुओं का पर्व है और हिंदू पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है। क्या बाहर से आने वाले हमारे तीर्थ यात्रियों के लिए ये हमारे उत्तराखंड की सरकार टोल उनके लिए फ्री करेगी 1 महीने के काल के लिए? मधु जी देखिए, टोल फ्री काफी हद तक किया भी गया। जैसे आप देखिए भगवानपुर में टोल लगा, वहाँ 15 किलोमीटर बाहर से आने वाले लोगों के, तीर्थ यात्रियों के लिए। अब
तीर्थ यात्रियों के लिए क्या पहचान होगी? क्यों नहीं पहचान होगी? सारा वहाँ पे आईडी देखते हैं, सारी पहचान है, सारा कुछ है, उनके पास तो नहीं है। वो सड़क में तीर्थ यात्री सड़क पे को आ रही है तो उन्हें टोल देने में क्या परेशानी है? देखिए, अरे मधु जी, मान लो कि आप इस 1 महीने तक माफ कर दिया जाए टोल टैक्स, तो यात्री हो चाहे वो आपके राज्य में घूमने वाले हो, सबके लिए माफी हो सकती है। क्या दिक्कत है? 1 साल से तो लोगों की नौकरी चली गई है, तनख्वाह नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, और वो टोल यहाँ थोप दिया गया है। जिधर से भी आप हरिद्वार में एंट्री करेंगे चारों तरफ से टोल, बिना टोल के नहीं पहुंचेंगे। इस पे मैं आपको पॉजिटिव जवाब दे सकती हूँ, लेकिन वो उचित नहीं होगा। जो आपने कहा कि नौकरियां चली गई है और वो कुंभ में स्नान करने आ रहे हैं, तो ऐसी भी स्थिति नहीं है कि वो टोल नहीं दे सकते। अरे दुखी आदमी ईश्वर के चरणों में ही जाता है मधु जी, ये हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए। नहीं, तो नौकरी लग जाए इसलिए चरणों में जाता है, तो इसके लिए वो सक्षम भी होता है। चलिए, आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। मधु जी, राजन जी, दयाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिएगा हमारे साथ।